बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मुझे यकीन है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है सिद्रा सहर इमरान का निगाहे यार का मौसम। शॉर्ट नावल है, जॉइंट फैमिली बेस्ड है और जो मतलब घरेलू छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं या मसाइल प्रॉब्लम्स आप कह लें, उनके ऊपर ये लिखा गया है और बहुत अच्छा अंदाज़े बयां है, मैच्योर राइटिंग है। आपको ये नावल बहुत पसंद आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निगाहे यार का मौसम, सिद्रा सहर इमरान। मशरकी ओर से उठने वाले बगोलों ने एकदम ही पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। गर्द भरी हवाएं तेज़ आंधियों का तासुर दे रही थी। आसमान ताहद्दे निगार नारंगी और जर्द मिट्टी से अट गया था। जोर जोर से बजते दरवाज़ों से घबरा कर वो कच्ची नींद से बेदार होकर बाहर आई तो सहन में हलचल सी मची हुई थी। रहमा की बच्ची छत पर से कपड़े उतार लिए तो उन्हें अज़का मुर्गियों के दड़बे में घुसी चीख रही थी। हाय हाय, सारी गंदम उड़ गई कमबख्त। कब से कह रही हूँ कि मौसम अच्छा नहीं लग रहा, आंधी आ जाएगी, पर मुझ बुढ़िया की किसने सुनी। दादी अपने कमज़ोर और लरसते वजूद के साथ बांध की चारपाई पे बिछी चादर में गंदम लपेटने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। उसे बेसाख्ता हंसी आई थी। किलकिल करती हंसी दूर तक बिखरी तो चारपाइयों को दलान में लाते तैमूर अली ने एक कहर भरी निगाह उस पर डाली थी कि बजाय कुछ मदद करवाने के वो दांत निकाल रही थी, मगर वो मतवज्जा थी ही कब। उसकी नज़र तो ड्योरी पर थी। गाय को खरमस्तियाँ सूझ रही थी और टीपू उसे खोंटे से बांधने की फिक्र में उसके पीछे पीछे भागकर बौखला गया था। किसी काम को हाथ भी लगा लिया करो, बस दांत ही निकालने आते हैं। नवाबजादी को उसके करीब आकर धाड़ा था। ये काम मेरे बस के नहीं है। वैसे भी मैं अभी सोकर उठी हूँ। शानों पे बिखरी सुनहरी लच्छों को दोनों हाथों से समेटती वो गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। वो पाँव पटक गंदम ड्रम में डालने लगा। रहमा, ये आंधी कब तक जारी रहेगी? तौलिए से मुंह पूछती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पता नहीं भरजाई, कुछ कह नहीं सकती। कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे अपने कामों से फरागत पाकर वो भी छज्जे के नीचे बनी सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। आज तो हमें शहर जाने का प्रोग्राम बनाया था भरजाई, सारे काम चौपट हो गए। मुझे शीमा के घर भी जाना था पर्चे की तैयारी करने। अस्का भी उनके पास चली गई। कोई बात नहीं, कल चलेंगे। ज़रा अपने भाई से मोबाइल तो लेकर आना, मैं चाचू को इन्फॉर्म कर दूँ कि हम नहीं आ सकते। उसकी बात पर वो सर हिलाती बड़े कमरे में चली आई जहाँ डबल बेड पे दराज तैमूर अली सिगरेट सुलगा रहा था। भाई, वो ज़रा अपना फ़ोन तो देना। भरजाई ने छोटे मामू से बात करनी है। क्या बात करनी है? उसे कहो कि खुद ले जाए आकर। अस्का ने बाहर आकर उसे पैगाम दिया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। चलो छोड़ो, नहीं देते तो ना दे, मैं मानी के फ़ोन से बात कर लूँगी। वो कह रहे हैं कि उसे कहो कि खुद ले आकर। रहने दो, कोई झाड़ ही पिलानी होगी, मेरा मूड नहीं हो रहा इस वक्त डांट खाने का, उसने मुस्कुराकर कहा। तो वो दोनों भी हंस दी। अरे वाह, देखो बारिश हो रही है बाहर। किनमिन पड़ती बूंदों ने उसे पागल सा कर दिया था। तौलिया रहमा की तरफ उछाल कर वो सेहन में भाग ली। ज्यों ज्यों बारिश तेज़ हो रही थी वो बच्चों की तरह पुरजोश हो जा रही थी। कितना मज़ा आ रहा है। दोनों बाजू फैलाकर वो सेहन में गोल गोल घूमने लगी। भरजाई बस करो, ठंड लग जाएगी। रहमा का दिल भी मचल रहा था, मगर तैमूर अली के खौफ से बाहर नहीं निकली। उसे ये चौंचले कतई नापसंद थे। अरे ये कौन सा सर्दियों की बारिश है उसका? यार आ जाओ, सच में कितना मज़ा आ रहा है। इसने चेहरा ऊपर करके आंखें बंद कर ली। नहीं भरजाई, भाई खफा होंगे। खफा? उसने हैरान होकर उन्हें देखा। स्याली बाज भीग कर जिस्म के साथ चिपक गया था। गीले बाल काली घटाओं का रूप महसूस होने लगे थे। बारिश में नहाने पर भी खफा होते हैं मौसू? वो मुंह बनाकर दोबारा से मोरनी की तरह चक्कर खाने लगी। तैमूर अली मोबाइल हाथ में लिए बाहर आया तो सहन में दोनों बाजू फैलाए चेहरा आसमान की तरफ किए गोल गोल घूम रही थी। उसका दिमाग उसे देखकर घूम गया। ये क्या बेहूदगी है? उसका लहजा पुरतपिश था। इत्तबा ने कोई नोटिस ना लिया तो वो उससे हाथ से पकड़कर अंदर ले गया। कोई शर्म नाम की चीज़ तुम में है कि नहीं? बारिश में नहाना बेशर्मी की अलामत समझा जाता है यहाँ। बकवास बंद करो और फ़ौरन कपड़े बदल कर आओ। आइंदा मैं तुम्हें ये फजूल हरकतें करते हुए ना देखूँ। वो तनफ्फुर से कहकर पलटा तो इत्तबा ने उसका हाथ खींचा। क्या फजूल हरकत की है मैंने? बताएं ज़रा, दिमाग ख़राब मत करो मेरा। वो हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया। वही जद्दी पुश्ती रईसाना फिरौनियत, पता नहीं खुद को समझते क्या हैं। तपाई को ठोकर मारती वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। रहमा की खाला की बेटी इरम आज उनके घर आई हुई थी। खासी नकचड़ी थी और मगरूर सी लड़की थी। वो लोग भी शहर में रहते थे। तैमूर कहाँ है? रहमा लंबे लंबे नाखनों वाले हाथ से उस बालों को संवार कर कहा। भाई तो उस वक्त ज़मीनों पर होते और तुम्हारी भाभी नज़र नहीं आ रही? वो इत्तबा के मुतालिक इस्तफसार कर रही थी।
ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اندر سوئی ہوئی ہیں۔ پہلے سے خراب تھی یا مجھے دیکھ کر خراب ہو گئی؟ سوال معنی خیز تھا۔ رحمٰ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو دیکھ کر لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ وہ اتنی بھی بیمار نہ تھی، بس معمولی سا ٹمپریچر تھا، لیکن سب گھر والوں کی جان پر بن آئی تھی۔ دھیے تو کیوں باہر نکل آئی؟ پسینہ تو آ لینے دیتی۔ اس کی ساس چولہے میں لکڑیاں جھونکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہوں اماں، اب تو بخار اتر بھی گیا۔ گلابی کاٹن کے سوٹ میں اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ ارم نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ لگتا تو نہیں کہ تم شہر سے آئی ہو؟ اس نے اس پہ چوٹ کی۔ ہاں بھرجائی تو لگتا ہے، پریوں کے دیش سے نکل کر یہاں آ گئی ہیں، مانی نے اس کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مانی یار اپنا سیل تو دینا مجھے، میں نے چاچو سے بات کرنی ہے۔ تمہارے پاس اپنا موبائل بھی نہیں ہے؟ ارم نے صدمے سے پوچھا۔ تھا لیکن میں نے ابا جی کو دے دیا، وہ حیدرآباد گئے ہیں نا۔ وہ بٹن پش کرنے لگی۔ سگنل نہیں مل رہے تھے، اس لیے باہر نکل آئی۔ ابھی تھوڑی سی بات کی تھی جب تیمور کی بائک اس کے قریب آ کر رکی۔ کیا سب کو دکھانا ضروری ہے کہ تمہارے پاس موبائل بھی ہے؟ آتے ہی زہر میں بجھا نشتر اس کی طرف اچھالا تھا، مگر وہ انسنی کر گئی، پھر پلٹ کر اندر گئی، چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ او تیمور کیسے ہو تم؟ ارم اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہو، تم کیسی ہو؟ وہ مروت سے کہتا بائک کو لاک لگانے لگا۔ بھائی کبھی بھول بھی جایا کریں لاک لگانا، میرے جیسے غریبوں کا بھلا ہی ہو جائے گا، منصور نے واویلا کیا۔ بھول تو گیا تھا، پچھلے مہینے پورا ہفتہ بستر پر گزارنا پڑا تھا جناب کو، وہ خلاف معمول ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لگتا تو نہیں ہے کہ موصوف کو مسکرانا بلکہ ہنسنا بھی جانتے ہوں گے۔ چھت سے اترتی اتبا نے جل کر سوچا۔ کیا کہہ رہے تھے ماموں؟ رحمٰ نے تیمور کو لسی کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی بھجوا دوں گا، سنڈے کو تم لوگ 2 دن کے لیے رہنے آ جانا، اور مانی تمہارے لیے کمپیوٹر کی بات بھی کی تھی میں نے، تم یوز کرنا سیکھ لو گے تو نیا لے لو۔ تمہیں کمپیوٹر چاہیے تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تیمور کے مسکراتے لب بھینچ گئے۔ وہ بھائی اصل میں اس نے سر کھجاتے ہوئے بیچارگی سے اتبا کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم کمپیوٹر استعمال کرنا سیکھ لو، آج کل ہر فیلڈ میں کمپیوٹر کی ڈیمانڈ ہے۔ کمپیوٹر تو میرے پاس بھی ہے، تم مجھ سے لے لینا منصور۔ ارم نے خدمات پیش کی۔ اتنے سارے کمپیوٹرز کا میں کیا کروں گا؟ وہ ہنس کر بات ٹال گیا۔ رحمٰ اور رسکا کپڑے دھونے کے لیے ندی پر جا رہی تھی۔ ویسے تو ان کے گھر میں واٹر پمپ بھی تھا، لیکن مہینے میں ایک آدھ بار گاؤں کی ساری خواتین اور لڑکیاں مل کر ندی پر جاتی تھیں اور بڑے بڑے کھیس اور چادریں وہیں دھوتی تھیں۔ رحمٰ میں بھی چلوں؟ پنک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں ملبوس وہ کیری پر نمک لگا کر کھاتے ہوئے اشتہاق سے کہہ رہی تھی۔ بھائی ناراض ہوں گے، ہمیں تو عادت ہے جانے کی، آپ کو کہاں ہوگی؟ یہ کہو کہ میرے باہر نکلنے پر انہیں اعتراض ہوگا۔ اس نے چٹخارا لیا۔ نہیں اعتراض کیسا، آخر ہم بھی تو جاتے ہیں۔ تم میں اور مجھ میں فرق ہے نا، میں شہر میں پلی بڑی بگڑی ہوئی رئیس زادی اور تم لوگ گاؤں کی سادہ اور معصوم لڑکیاں۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی تیمور نے ناگواری سے اسے باور کرا دیا تھا۔ تمہاری اور میری شادی فقط مجبوری کا سودا ہے، اپنے مرتے ہوئے عزیز ماموں کی زبان کا پاس تھا، ورنہ بچپن کی منگنی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ تم جیسی لڑکی کبھی میرا آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اس گھر میں رہنا ہے تو میری ہر بات کو حکم سمجھ کر ماننا ہوگا، وگرنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہی روایتی مرد اس کے لہجے میں پھنکارا تھا۔ اتبا نے کب ایسا لہجہ برداشت کیا تھا؟ فوراً دو بدو جواب دے دیا۔ زبان کا پاس رکھا ہے تو احسان کا لبادہ نہ اڑائیں اسے۔ میری اور آپ کی شادی فقط مجبوری کا سودا ہے، تو اسے کاغذی بندھن کو صرف کاغذی رہنے دیجیے گا، تاکہ میرے لیے واپس پلٹنا آسان ہو سکے۔ بصورت دیگر نقصان صرف میرا نہیں آپ کا بھی ہوگا۔ مجھ جیسی لڑکی آپ کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی تو کیا ہے؟ آئیڈیل کون سا حقیقت میں مل جاتے ہیں۔ اگر میں آئیڈیل پرست لڑکی ہوتی تو شاید آپ کو بھی یہی جواب ملتا۔ تیمور اس نازک سی لڑکی کا پرجلال انداز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہی تو فرق ہے تم شہری اور گاؤں کی لڑکیوں میں، تم تعلیم کا سہارا لے کے دوبدو زبان چلاتی ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس بات کو بھول جاتی ہو کہ مرد کی فطرت ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شہر کا ہو یا گاؤں کا۔ بات گاؤں کی یا شہر کی لڑکی کی نہیں، بات آپ کے ڈپلومیٹ نظریے کی ہوتی ہے۔ لڑکیاں بھی تو ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر انہیں شہر یا گاؤں کا تانا کیوں دیا جاتا ہے؟ ساری بات شعور اور تعلیم کی ہوتی ہے، اور تعلیم بھی ایسی جو اپنا حق ادا کر سکے، ورنہ آپ جیسے پڑھے لکھے جاہل بھی کم نہیں ہوتے۔ شٹ اپ! اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ صرف اسی مردانگی کا زوم ہے آپ کو، نہ کہ جب چاہا عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھنک کر رکھ دیا اور جب چاہا تصویر کائنات کا رنگ بنا دیا۔ آپ اسی لیے شادی کی پہلی رات مجھے یہ سب باور کروا رہے ہیں کہ میرا باپ جو میرا آخری سہارا تھا، اس کی زندگی کا چراغ بھی بجھ گیا۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، جتنا کم زور اور بے سہارا آپ نے مجھے سمجھا ہے، اتنی میں ہوں نہیں۔ کاش میرا اور آپ کا خون کا رشتہ نہ ہوتا تو مجھے یہ سب سہنے میں اتنی اذیت نہ ہوتی، لیکن آپ نے تو اس رشتے کا پاس بھی نہ رکھا۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا گلا رند کیا۔ تیمور فطری طور پر گاؤں کا روایتی مرد تھا، اس لیے ایم اے زراعت کرنے کے باوجود اپنی فطرت نہ بدل سکا تھا،
और दूसरे से एमरजेंसी शादी में वो झुंझला कर रह गया था। गो कि वो जानता था कि इत्तबा से उसकी निस्बत बचपन से तय है, मगर वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। उसके बड़े मामू को हार्ट अटैक हुआ तो वो सब की तरफ दौड़ पड़े, और अब उस थोड़े से वक्त में वो अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने विदा करना चाहते थे कि इत्तबा की अम्मी तो उसके बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। इसलिए एतजाज़ साहब ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। वो बिगड़ी तो नहीं थी, बस ज़िद्दी और हठधर्म हो गई थी, और मुँह पर तो वो सदा की थी, लेकिन उनके साथ जो गलत बात करते थे, जो दोस्ताना मिजाज रखते थे, उनसे इत्तबा की खूब बनती थी। हॉस्पिटल में ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस वो रोई रोई सी लड़की लापरवाही से दुपट्टा कंधे पे डाले तैमूर अली को खासी मॉडर्न और शहरी लड़की लगी थी। इसलिए इसलिए जो पहले ही इसलिए तैमूर जो पहले ही मुतामिल था, अब साफ मुकर गया, लेकिन अपनी बूढ़ी वालदा के वास्तों ने उसे ये नागवार फैसला कबूल करने पर मजबूर कर दिया था, और घर में आते ही वो उस पर अपना गुबार निकाल चुका था, जो कुछ दिन कबल ही अपने बाप को अपने हाथों से आखिरी सफ़र पर रुखसत होते देखकर आई थी। तैमूर ने तो इसकी यतीमी का एहसास भी ना किया था, और अपनी मर्दाना अना का परचम ऊंचा रखने की खातिर जो मुंह में आया उसे कह दिया। साथ बने छोटे से स्टोर रूम, जो अब उसका ड्रेसिंग रूम का रूप धार चुका था, से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनकर वह एहसास नदामत से दो चार हो गया, और कुछ समझ ना आया तो छत पर रात गुजारने तकिए और चादर समेत ऊपर चला गया। वो लोग मगरिब के वक्त वापस लौटी। इत्तबा चाय बनाने की गर्ज से बावर्ची खाने में घुसी हुई थी। तैमूर चारपाई पर चित लेटा आसमान को घूर रहा था, तो वह ये कैसा धुआं हो रहा है। अम्मा हॉल के बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जहाँ वो आग जलाने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। हाँ है पुत्र, आग बालनी नहीं आती तो तैमूर से कह देती, उनकी आंखें नहीं है क्या? उसे बेतरह गुस्सा आया। कब तक उसे आग जलाती रहेंगी आप? इसी घर में रहना है इसे सारी उम्र। अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? वो बाहर से ही चला गया था। इत्तबा और लकड़ियाँ वही फेंक कर कमरे में भाग गई। हर वक्त ना उस गरीब के पीछे पड़ा रहा कर, कोई टाइम कोई वेला, तेरी तो एक ही लैन है। दादी ने उसे लताड़ा तो वो झिंझला गया। वो साथ वाली छन्नों के साथ बैठी बातें मिटा रही थी। अम्मा और दादी सहन में बैठी अचार के लिए आम चुन रही थी। आज ही गफूर ने आमों की पेटियां इनके घर भिजवाई थी। रहमा दूध बलो रही थी और रस्का किताब पढ़ रही थी, जब ही टीपू रोता हुआ आ गया। अमातूर भाई ने इतनी ज़ोर से मारा है कि मैं गली में कंचे खेल रहा था। मानी को तो कुछ नहीं कहते, वो भी तो सारे दिन तैमूर को देखकर उसकी आवाज़ सीने में ही घुट गई। आइंदा तुम मुझे राजू के साथ नजर आए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मानी ट्यूशन पढ़ाने जाता है इस वक्त, और तुम एग्ज़ाम कब है तुम्हारे? परसों पहला पर्चा है। मैंने मना कर जवाब दिया, इसलिए तो इतनी सख्ती हो रही थी। किताबें निकाल कर लाओ फ़ौरन और रहमा से पढ़ो। जो समझ ना आए अपनी भाभी से पूछ लेना। भाभी ने खासा हैरान होकर उसे देखा, जो नल पर हाथ धो रहा था। छन्नो तैमूर को देखकर शर्मा शर्मा कर दोहरी हुई जा रही थी। ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या हो गया है भाई? इत्तबा ने पूछा तो वो लजा कर रह गई। मैं सवेरे आऊँगी भरजाई, भा तैमूर आ गए हैं। वो परांदा झिलाती वहाँ से चली गई। तैमूर उसकी चारपाई पर आकर बैठा तो वह नामहसूस अंदाज में उठकर रहमा के पास आकर बैठ गई। तैमूर ने वाज़े तौर पर उसके गुरेज को महसूस किया। इधर आओ टीपू, मुझे दिखाओ क्या याद करना है। उसने टीपू को आवाज़ दी। वो मैं भरजाई से पढ़ूंगा, मुझे उनसे समझ आती है। चलो छत पे चलते हैं। वो उठ खड़ी हुई। तैमूर को ये अंदाज एक आंख ना भाया तो अस्का को ही डांटने लगा। अस्का उठो फ़ौरन, मेरे सफ़ेद कपड़े इस्त्री को। अस्का फ़ौरन से पेशतर अंदर गायब हो चुकी थी। वो जाने क्या सोचकर छत पर चलाया। उसके बोलने की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों की ओट में हो गया। वो टीपू को समझा रही थी, तो चंदा वो आपको इसलिए डांटते हैं ना कि आप ज़्यादा पढ़ने पर तवज्जो दे। आप खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे तो तभी बड़े आदमी बनेंगे ना। राजू को देखे, वो ना स्कूल जाता है ना मदरसे, हर वक्त कंचे खेलता रहता है। सभी उससे नाराज़ रहते हैं। सबकी अम्मी अब्बू उसके साथ खेलने से मना करते हैं। तूर भाई आपके बड़े भाई हैं, और बड़े भाई तुम्हारा भी करते हैं, डांटते भी हैं। और पता है आपको, वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। कल मुझसे कह रहे थे कि अगर टीपू इस साल फर्स्ट आया तो हम उसे साइकिल लेके देंगे। आप सच कह रही हैं? साइकिल के तस्वर से ही उसकी शफाफ आंखें चमकने लगी थी। तो और क्या। अच्छा अब आप 9 का टेबल जल्दी जल्दी याद करें, फिर हम टेंसेस समझेंगे। पता है भरजाई आप मुझे कितनी अच्छी लगती हैं? कितनी? उसने हंसते हुए पूछा। तैमूर के दिल में घंटियां सी बजने लगी, आसमान से भी ज़्यादा। आप मुझे इतना प्यार जो करती हैं। तैमूर दबे पाँव नीचे उतर गया। कितना शफाफ मन है तुम्हारा और मैं। वो दिल पर बोझ लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे छन्नो जैसी लड़कियां मुतासिर करती हैं। कितनी सादा और मासूम सी है वो। तैमूर उसे सुनाने की गर्ज से दादी से कह रहा था। हाँ पता है मुझे कितनी मासूम है वो। दादी ने कान पर से मक्खी उड़ाई। तो और क्या दादी, हालांकि बीए कर रही है प्राइवेट, लेकिन ज़रा भी बदतमीज़ और मुंहफट नहीं है, तो इससे शादी कर लेनी थी। वो चिढ़कर वहाँ से उठ गई। तैमूर ने बेसाख्ता के हका लगाया। कितनी अच्छी लगती थी वो इस समय, बिल्कुल अपनी अपनी सी, बहुत ही मासूम है। तभी आपकी मौजूदगी में उसे हमारा घर याद आता है। फिर जिताती हुई चली जाती है कि भा तैमूर आ गए हैं। उसने दांत पीस कर भा तैमूर कहा था।
میں نے آپ سے کہا تھا کہ FA کی کتابیں لے کر آئیے گا، رحمہ کو پرائیویٹ ایگزام دینا ہے، یاد نہیں رہا۔ ایسی باتیں آپ کو یاد کب رہتی ہیں؟ یاد نہیں کر رہا تو کیا کروں؟ کیا کرو گی تم؟ وہ حسب عادت تڑھ کر بولا، میں خود جا کر لے آؤں گی کل مانی کے ساتھ، بلکہ اب تو ابا جی بھی آ گئے، ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، بس میٹرک بہت ہے ان کے لیے، پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کا ہو گیا ہے نا۔ تو وہ کتنی بار کہا ہے، یوں دوبدو جواب مت دیا کرو۔ تیمور نے سرخ نظروں سے اسے گھورا، آپ ایسی باتیں ہی نہ کیا کریں جس کے لیے مجھے دوبدو جواب دینا پڑے۔ وہ لاپرواہی سے ٹانگیں جھلا رہی تھی۔ دادی آج نصرت کی مہندی ہے، آپ چلیں گی؟ نہ پتر، مجھ بوڑھی کا وہاں کیا کام، تم لوگ چلی جانا۔ تم بھی جاؤ گی؟ تیمور نے اتباع سے دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم وہاں کیا کرو گی؟ ڈانس کروں گی، وہ جل کر بولی۔ اور تمہیں آتا بھی کیا ہے؟ بہت کچھ آتا ہے مجھے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ وہ رحمہ اور اسکا کے پاس چلی آئی، دونوں کپڑے استری کر رہی تھی۔ بھرجائی اب کیا پہنے گی مہندی پہ؟ اسکا نے کھونٹی سے قمیض اتارتے ہوئے پوچھا۔ کیا پہنوں تم لوگ بتاؤ؟ وہ ہرا سوٹ پہن لیجیے گا سفید موتیوں والا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو تم پہن لینا۔ ارے نہیں، وہ ہنسی، آپ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ آج ارم اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس کا بھائی اس کے برعکس خاصا ہنسمکھ تھا، FA کے ایگزام سے فارغ تھا، آج کل اس کی متلاشی نظریں غالباً رحمہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو اسے دیکھ کر کب سے کمرے میں بند تھی۔ ارے رحمہ کی بچی، تمہیں کیا ہوا جو پردہ نشین ہو کر بیٹھ گئی ہوئی؟ اتباع کو شامل پر خاصا ترس آیا تھا، وہ اس کی کلاس لینے کے لیے پہنچ گئی۔ وہ ارم باجی لوگ گئے کیا؟ وہ فریم ہاتھوں میں تھامے چادر کاٹ رہی تھی۔ تم ان کا سامنا کرنے سے کیوں کترا رہی ہو؟ ارم تمہارا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا بلا کر لاتی ہوں۔ اور میری اس بات سے اس کے کزن شامل کے لبوں پر جو مسکراہٹ پھوٹی، میں تو حیران رہ گئی، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ اس کا ہاتھ ہمیں شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی چکر نہیں ہے بھرجائی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ بھائی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر بتاؤں گی۔ اور ارم باجی ہم سے کہاں ملنے آتی ہیں؟ وہ تو تیمور بھائی، روانی میں کہتی وہ ایک دم خاموش ہوگی۔ اتباع کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کھل کر بتاؤ جو بھی بات ہے، میں ہرگز برا نہیں مناؤں گی۔ ارم باجی تیمور بھائی کو بہت پسند کرتی ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تیمور بھائی کو کوئی خاص اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ابا اور خالو کی زمینوں کے معاملے میں بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میرا اور شاہ میر کا رشتہ بھی طے ہی تھا، لیکن جب جھگڑا ہوا تھا خالو نے منگنی توڑ دی۔ اب تو صلح ہو گئی ہے، لیکن آپ تو ابا کو جانتی ہیں نا، لاکھ صلح صفائی ہو جائے ان کے دل سے میل نہیں جائے گا۔ اور خالہ خالو دونوں ہی خاصی لالچی طبیعت رکھتے ہیں، اس لیے ابا کو وہ بالکل پسند نہیں۔ اسے ساری تفصیل میں بس یہی بات چونکا گئی تھی کہ ارم تیمور کو پسند کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خالہ زاد ہونے کی وجہ سے اتنی فرینکنس ہے۔ اس نے سوچا، کیا تمہارے تیمور بھائی بھی ارم کو پسند کرتے ہیں؟ پسند کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن جب اماں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا تو وہ خفا ہو گئے تھے، حالانکہ انہوں نے تب آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اسی بات پر بضد تھے کہ شہری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اصل میں بھرجائی، وہ مزید انکشاف کرنے لگی تھی جب دستک دے کر ارم چلی آئی۔ آج پہلی بار اتباع کو اس سے رقابت محسوس ہوئی تھی۔ کیا میں تیمور سے محبت کرنے لگی ہوں؟ جو اس کے اندر مہیب سناٹا پھیلا تھا۔ تیمور تو جانے کب اپنی اور میری راہیں جدا کر لیں، پھر میرا دل سرکشی پر کیوں اتر آیا؟ وہ لب کاٹنے لگی۔ ارما رحمہ سے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ یہ بات تو شروع دن سے آیا ہے کہ میرا اور تیمور کا رشتہ مجبوری کا رشتہ ہے، زبردستی کا بندھن ہے۔ وہ بے چین سی ہو کر دالان میں نکل گئی۔ تیمور صحن میں بیٹھا شامیر سے محو گفتگو تھا۔ بادامی کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں وہ خود بھی کلف لگا ہی لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی روشن اور ذہین آنکھیں اس کے گلابی لبوں کے سنگ مسکرا رہی تھی، قدرے اوپر اٹھی ہوئی ناک اس کے مغرور انداز کی غمازی کر رہی تھی۔ سنہری بال ہوا کی اٹکلیوں سے بکھر سے گئے تھے۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اسی لیے تو گاؤں کی لڑکیوں سے اتنا پسند کرتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ ستون کی اوٹ میں کھڑی کب سے اس پر نظریں جمائے کھڑی ہے۔ احساس ہوا تو تب جب تیمور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر وہ جھیمتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ نرم اور سبک رفتار ہوائیں اس کے سبھی چہرے سے شرارتوں میں مگن تھی، اور وہ خود سے یکسر بے نیاز سامنے بہتی پرجوش ندی پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ رحمہ اور اسکا گاؤں کی دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر کپڑے دھو رہی تھی۔ آج وہ ضد کر کے ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ اماں اور دادی گھر پہ تھی، اور ندی پہ آ کر وہ بجائے کپڑے دھونے کے ارد گرد پھیلے وسیع اور اس باغ اور ہریالے کھیتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ پھر تھک کر ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ محبت بھی اس پرجوش ندی کی طرح ہوتی ہے، نہ جانے کب دل کے صحرا سے اس کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں اور ایک نیا احساس سینے میں دھڑکنوں کے ساتھ ربط بنا لیتا ہے۔ کب سوچا تھا کہ مجھ جیسی بے حس اور پتھر دل لڑکی بھی اسیر محبت ہو جائے گی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس سے روح کا نہیں فقط کاغذ کا رشتہ ہے۔ مگر روح کے رشتے بننے میں کتنی لگتی ہے۔ وہ جھک کر پانی کے چھینٹے اڑانے لگی، پہلے دونوں ہتھیلیوں کی اوٹ میں پانی بھرتی، پھر اوپر کی طرف اچھال دیتی، حالانکہ اس کے اپنے کپڑے بھی بھیگ رہے تھے۔ مگر وہ یہاں تھی ہی کب؟ وہ تو محبتوں کے دیس کے سفر پر جا نکلی تھی، جہاں کوئی بھی موسم، کوئی رت، کوئی احساس دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔
क्या खूब, ये तुम यहाँ पे कपड़े धुलाई करने आई हो या फिल्मी हीरोइनों की तरह मौसम एंजॉय करने? उसके पानी उछालने के नतीजे में पानी की बौछार से भीगते तैमूर अली ने तन से कहा तो वो सरस से पलटी। स्या कॉटन के लिबास में वो मलबूस दुश्मन जहाँ उसके तसव्वुर से मुजस्सम में बदल गया था। यकीनन झुंझलाए हुए अंदाज में वो उसी से मुखातिब था, क्योंकि वो रहमा वगैरह से खासे फासले पर थी। अम्मा तो कह रही हैं कि तुम नदी पे कपड़े धोने गई हो। उन्हें क्या मालूम कि मोहतरमा यहाँ नदी पे गौते लगा रही हैं। और हुलिया मुलाहिजा हो आनिसा इत्तबा तैमूर अली का। वो चबा चबा कर बोला, मगर वो मुस्कुरा दी। किस कदर खूबसूरत लगा था उसके लबों से अपना नाम। उससे सरशार होकर बालों को समेटा। चादर लेकर नहीं आ सकती थी तुम? जो बराए नाम दुपट्टा लिया हुआ है वो तो मफरल समझकर गले में लटका रखा है। देखो इन औरतों की तरफ, रहमा और अस्का की तरफ। कोई तुम्हें बिना चादर की नजर आ रही है? उसने उंगली से इशारा किया। मेरे पास चादर है ही नहीं, वो मासूमियत से बोली। तो तैमूर ने जवाबन कहर आलूद निगाह उस पर डाली। लेना भी मत, चलो मेरे साथ, घर पे छोटे मामू आए हुए हैं। ओ चाचू आए हुए हैं, वो खुशी से चिल्लाई। तुम घर में नहीं हो, ध्यान से रहो। वो सरजंश करता आगे बढ़ा तो वो मुंह बनाती उसकी मायत में दूर खड़ी बाइक की तरफ चल पड़ी। जब से उसे इरम की पसंदीदगी का इलम हुआ था वो खासी मोहतात रहने लगी थी। हर इतवार को उसकी आमद लाजमी होती थी। और मज़े की बात यह थी कि सिवाय उसके उनके घर से कोई उसके साथ नहीं आता था, बस वही शाहमीर के हमरा आती थी। दादी ने रहमा से गेहूँ का अचार डालने को कहा था, मगर वो कड़ी बनाने में मसरूफ़ थी। दादी, मैं डाल देती हूँ चारा, अहाते से लाना है ना? वो अस्का को इशारे करके उठ खड़ी हुई, जो इरम से बातों में मगन थी। नहीं, तू रहने देता, तैमूर को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा बाहर जाना, अम्मा ने मना किया। उन्हें अच्छा लगता भी क्या है? वो खूंटी से रहमा की चादर उतारने लगी, फिर अकेली ही अहाते में चली गई, जो घर से थोड़े फासले पर था। बाबा चारपाई पे बैठे हुक्का गड़गड़ा रहे थे और तैमूर चंद किसानों के साथ महव गुफ्तगू था। तैमूर को सामने देखकर एक पल के लिए वो घबराई, मगर अगले ही लम्हे अजली हठधर्मी से चादर के पल्लू में मुंह छुपाकर कच्चे कोठे की तरफ बढ़ गई। तैमूर से देखकर हैरान सा रह गया था। गो कि वो इस वक्त रहमा की चादर लिए हुई थी, मगर फिर भी साफ पहचानी जा रही थी, क्योंकि एक तो उसकी कामत भी रहमा से ज़्यादा थी और दूसरे उसके चादर लेने के अंदाज पर तैमूर को बहुत हंसी आई थी। किसानों को फारिग करके वो कमरे में आए तो इत्तबा कपड़े में चारा बांध रही थी। दरवाजे के फ्रेम पर हथेलियां टकाकर वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा था, जो बेनियाजी का इश्तहार बनी। एक हाथ से चादर संभाल रही थी और दूसरे से चारा। जो काम तुम्हारे बस का नहीं है उसे करती क्यों हो? वो सीने पे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मजबूरी है। एक झटके से आगे की तरफ बढ़ी तो पाँव की ठोकर लगने से साइड पे रखी स्टील की बाल्टी लुढ़क गई। उसमें मौजूद लस्सी भी गिर चुकी थी। इत्तबा ने दांत तले लब दबाकर तैमूर को देखा। उसका चेहरा संजीदा था, मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। हमेशा ही नुकसान करती हो, अपना भी और दूसरों का भी। जो मैंने बात थी। उसने उलझकर माथे पर ढलक आते आंचल को ऊपर किया। मैं सिर्फ अपना नुकसान करती हूँ, हटे रास्ते से। ना हटूं तो? वो जाने क्यों इतना उलझ रहा था। उसे घर पे इरम आपकी राह देख रही है, वो चबा चबा कर बोली। ओ वाकई इरम आई हुई है? पहले क्यों नहीं बताया? उसे जलाने की खातिर वो खुश होकर बोला था। मैंने तो सुना था कि दिल को दिल से राह होती है, इसलिए आप उसकी खुशबू पाते ही घर पहुंच जाते हैं डेरे से। आज क्या हुआ? आज खुशबू रास्ता भटक गई है। उसकी नज़रें इत्तबा के लाल भभूका चेहरे का तवाफ कर रही थी। पता नहीं वो वाकई ही इतनी हसीन थी या उसे लग रही थी। खुशबू रास्ता नहीं भटकती, आप भटक गए हैं। छोड़े रास्ता, वरना मैं बाबा को आवाज़ दे दूंगी। तुम्हें दुख किस बात का है? खुशबू के भटकने का या इस किस्म के फजूल का? मैं नहीं पालती, इत्तबा ने जब्त से कहा और उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। तैमूर अपनी जगह हैरान खड़ा रह गया था। कितना दमखम है इस नाजुक सी लड़की में। चलो भाई घर चलते हैं, इरम हमारी राह देख रही होगी। उसे सुनाने की खातिर वो दानिस्ता बुलंद आवाज में कहता उसके पीछे चला आया। उसने घर पहुंचकर चारा गऊ के सामने फेंका और खोलते दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए नहाने घुस गई। भरजाई गुस्से में लग रही हैं, शायद झगड़ा हो गया है भाई से। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई भरजाई का बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रहमा आटा गूंथती अस्का से कहने लगी। भाई को तो ऐसे ही परखाश रहती है, भरजाई से इतनी अच्छी तो हैं। किसी की भरजाई हमारे भरजाई जैसी नहीं होगी। शादो छनो मीरा की भरजाइयाँ देखी हैं ना, कितनी तेज़ हैं। हाँ ये तो है। मेरा ख्याल है भाई आगे तुम आटा गूंथकर उन्हें लस्सी बनाकर दे आओ, रहमा ने उसे कहा, मगर वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। जब अम्मा ने हमें भाई की मंगनी का बताया था तो हम कितने परेशान हो गए थे कि पता नहीं भाई की मंगेतर कैसी होगी। शहरी लड़कियां तो इतनी फैशनेबल मगरूर होती हैं, मगर इत्तबा को देखकर कितनी खुशी हुई थी। अगरचा निकाह बहुत सादगी से हुआ, इतनी सादगी से जिसकी हमें तवक्को भी न थी। फिर भी हमें किसी बात का ज़रा दुख ना हुआ। मेरी सहेलियां तो हैरान रह गई थी भरजाई को देखकर। शादो तो कहती है कि एक तो तुम्हारी भरजाई इतनी खूबसूरत भी है और दूसरे नखरा नाम को नहीं।
اسکا داستان امیر حمزہ شروع کر چکی تھی۔ رحمہ نے مسکرا کر پہلے اسے اور پھر اسکا کی پشت پر کھڑے تیمور علی کو دیکھا۔ یہ تم کس خوشی میں اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو؟ اتنی اچھی بھی نہیں ہے تمہاری بھابھی۔ تیمور اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو وہ خفیف سی ہو کر ہاتھ دھونے لگی۔ اتنی اچھی تو ہیں بھائی، آپ کی آنکھوں پہ بدگمانی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ کہتے تھے نا مجھے کسی شہری لڑکی سے شادی نہیں کرنی، وہ تو انگلیوں پہ نچاتی ہیں مردوں کو، اتنی تیز ترار اور چلاک ہوتی ہیں، ماؤں کو بیٹوں سے جدا کر دیتی ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ کی باتیں کس حد تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ اصل میں رحمہ متانت سے نکتہ نگاہ واضح کر رہی تھی، مگر ارم کی آمد نے اسے خاموش کرا دیا۔ یہ تم لوگ کیا باورچی خانے میں ہی بیٹھ گئے ہو؟ بس ایک تمہاری ہی کمی تھی، تیمور نے ہنس کر کہا۔ تولیے سے بال سکھاتی اتباع کا دل خاک ہو گیا۔ چلو باہر صحن میں بیٹھتے ہیں، یہاں تو اچھی خاصی گرمی ہے۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا۔ اتباع اپنی الماری میں کپڑے ہینگ کر رہی تھی، تیمور بیڈ پر دراز زمینوں کا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اس پورے ایک سال میں وہ اپنی زندگی میں اچانک ہو جانے والی تبدیلی کو شاید پوری طرح قبول نہیں کر پایا تھا۔ کبھی وہ اپنے اور اتباع کے رشتے کی اہمیت کو تسلیم کر لیتا اور کبھی اس کی مردانہ انا اسے اتباع کا اول روز والا جارحانہ رویہ یاد کر کے اسے روایتی مرد کے خول میں سمیٹ لیتی تھی۔ بنیادی طور پر وہ اس کے سچے اور کھرے انداز کو زبان درازی میں شمار کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کل بلاتا شہری لڑکی کا کیڑا اسے تصور کا منفی رخ ہی دکھاتا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس کے جگری دوست شاہ نواز ملک کی ناکام ازدواجی زندگی تھا۔ شاہ نواز کے اس کے ساتھ ہی زرعی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اسے کلاس فیلو فاریہ کاظم اس حد تک اچھی لگی کہ اس نے تعلیم سے فراغت پاتے ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ فاریہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خود زمیندار کا بیٹا تھا۔ فاریہ اس سے زیادہ اس کی دولت سے متاثر ہوئی تھی۔ اس نے نہایت چالاکی سے شاہ نواز کے حصے کی جائیداد اپنے نام کروائی اور بعد میں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ شاہ نواز فطری طور پر بے حد سادہ، ملنسار اور سیدھا سا لڑکا تھا۔ اس سے گھر والوں کے کہنے کے باوجود فاریہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ الٹا اس کی بے وفائی کو جان کا روگ بنا کر بیٹھ گیا۔ اور تب سے تیمور علی کے دل میں شہر کی لڑکیوں کے خلاف نفرت مزید جڑ پکڑ چکی تھی۔ بیڈ کراؤن پر ٹیک لگا کر اس نے رجسٹر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور ٹیبل پر رکھی پروین شاکر کی خوشبو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ غالباً اس کے آنے سے قبل اتباع اسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کل ہی وہ رحمہ اور مانی کو اپنے ساتھ لے کر پہلے چھوٹے ماموں کے گھر اور پھر بازار کا چکر لگا کر ڈھیر ساری کتابیں لے کر آئی تھی۔ تیمور کو رحمہ کے جانے پر اعتراض تھا، مگر اتباع نے بابا کو اپنا ہمنوا بنا کر چھوڑا تھا۔ اگرچہ واپسی پر ان دونوں کی خاصی تکرار ہوئی تھی، اتباع نے اس سے بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی۔ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ تیمور علی نے اپنی گمبھیر آواز میں بآواز بلند شعر پڑھا تھا۔ اپنے کپڑوں کو ہینگر میں لٹکاتے ہوئے اتباع کے دل کی رفتار ایک دم تیز ہوئی تھی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ بے اختیار ہی اس نے رخ بدلا تو تیمور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ میں اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ لرزتی پلکوں پہ اشکوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ اس نے زور سے پٹ بند کیا تو تیمور چونک گیا، پھر اس کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سنو، میرے وائٹ کپڑے پریس کر دینا، مجھے جانا ہے کہیں۔ وہ شاید صلح کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گئی۔ تیمور کو عجیب سے احساس نے گھیرے میں لے لیا۔ کتاب سینے پر رکھ کر اس نے سگریٹ سلگائی۔ جی بھائی، کون سے کپڑے استری کرنے ہیں؟ اس کا دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی اندر آئی تو اسے بے اختیار شدید غصہ آیا۔ کوئی کپڑے نہیں استری کرنے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا بک کھلا کر بھاگ گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ میں مرا جا رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے؟ مائی فٹ، اس نے سگریٹ مسل دیا۔ پاگل ہوں میں جو تم ہو ہی نہیں اس قابل، صحیح کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ وہ سلگ کر بولا اور پھر تپائی کو ٹھوکر مار کر باہر نکل گیا۔ اتباع کی اکلوتی خالہ ملتان میں رہتی تھی۔ جب تک وہ شہر میں تھی اکثر ان کے گھر چلی جاتی تھی، مگر اب کافی عرصے سے وہ ملتان نہیں جا سکی تھی، اس لیے فرحان کی آمد اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ تم کیسے آگے؟ تم ایڈریس کس نے دیا یہاں کا؟ ڈھونڈنے سے تو سب کچھ مل جاتا ہے ڈیئر کزن، حالانکہ تم نے تو کبھی فون تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایک تو ایمرجنسی میں شادی کروا لی اور دوسرے بھول کر بھی ملتان کا چکر نہیں لگایا۔ واقعی بے وفا ہو، لوازمات سے پورا انصاف کرتے ہوئے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ بکو مت، وہ نادم سی ہو کر ہنس دی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، خالہ کتنی محبت کرتی تھی اس سے، بلکہ وہ تو اکثر اسی بات پر آزردہ رہا کرتی تھی کہ کاش تمہاری منگنی نہ طے ہوتی تو میں تمہیں اپنے فیضان کی دلہن بنا لیتی۔ امی کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے پچھلے ہفتے۔ کیا؟ وہ چلائی۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ بدتمیز انسان، او گاڈ، خالہ نے کتنا مس کیا ہوگا مجھے۔ بس میں ابھی پیکنگ کر رہی ہوں، آج ہی نکلتے ہیں۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ گئی۔
आने ही वाले होंगे, तुम आराम करो, चाहो तो लेट जाओ, मैं शाम तक की तैयारी मुकम्मल कर लूँ और फिर तैमूर को भी बताना होगा। अरे वाह, बड़ी मशरकी बीवी साबित हो रही हो तुम तो। मैं तो तुम्हें खासा रूड, संगदिल और जाने क्या क्या समझता था। बुशरा तो कहती थी कि जिस तरह की इत्तबा की नेचर है, शोहर को तो ज़रा लिफ्ट नहीं करवाएगी। और उसी बात पर भाई शुक्र करते थे कि तुम इंगेज्ड हो। फजूल गोई की आदत नहीं गई तुम्हारी। वो बर्तन समेट कर बाहर निकल गई। घर में किसी ने एतराज़ नहीं किया था सिवाय तैमूर के। कुछ दिन बाद चली जाना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। मगर फरहान मुझे लेने ही तो आया है, फिर इसमें हर्ज ही क्या है। अब तो तबीयत बेहतर है ना तुम्हारी खाला की, फिर अब जाओ या कुछ दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है तैमूर, मेरी अजीज़ खाला इतनी बीमार रही हैं और मैं उन्हें एक फ़ोन तक नहीं किया। बस मैं फरहान के साथ जा रही हूँ, दादी और अम्मा ने इजाज़त दे दी है। अगर अपनी मर्ज़ी करनी है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो भड़क उठा। तुम्हारे नज़दीक अगर मेरी कोई बात की कोई अहमियत नहीं है तो चाहे मैं जहन्नम में चली जाऊँ मेरी बला से। वो करवट बदल कर लेट गया। आप हर बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लेते हैं तैमूर? अना इंसान को तो तोड़ भी सकती है। तुम अपना लेक्चर बंद करो और सोने दो मुझे। वो पलट कर सर्द लहजे में बोला था। इत्तबा आंसू पीती पैकिंग खोलने लगी। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, 1 हफ्ते से 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद वो बोला तो इत्तबा खुश होने की बजाय बेख्तियार रोने लगी। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? किस किसी बात पे खुश भी होती हो तुम? अब क्या हुआ है? वो झिंझलाकर उसे देखने लगा। कुछ नहीं। वो आंखें रगड़कर दोबारा बैग में कपड़े रखने लगी। ब्लैक दुपट्टा, शलवार और डॉट वाली वाइट कमीज में वो रोई रोई इतनी अच्छी लग रही थी कि वो एक टुक उसे देखता चला गया। रहमा की चादर लेकर जाना मुकम्मल हिजाब के साथ। उसने पलकें उठाई तो वो उसे ही देख रहा था। इत्तबा का दिल उसकी आंखों में लरजने लगा। किस कदर जालिम था उसका चारागर। बेकली सवा थी, उसका मन मुस्तरिब सा रहता था। सब ही उसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहे थे, मगर वो जाने किस फसूं की कैद में था। इन गुजरे दिनों में पहली बार इत्तबा का ख्याल दामनगीर हुआ था। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक गया तो बाहर निकल आया। रहमा और उसका टीपू के साथ बातों में मसरूफ़ थी। अम्मा दादी के बालों में तेल लगा रही थी। वो तख्त पर जाकर चित लेट गया। क्या हुआ पुत्र, तबीयत तो ठीक है? दादी ने दुलार से पूछा था। वो मुबहम से अंदाज में कहकर तकिए पर औंधा रखा मैगजीन देखने लगा। अम्मा भरजाई कब आएंगी? मुझे बड़ा याद आती हैं। टीपू अम्मा की गोद में आकर लेटा तो उन्होंने झुक कर उसकी पेशानी चूम ली। इतवार तक आ जाएगी। तुझे भला क्यों याद आती है वो? आपको नहीं आती? वो उल्टा उन्हीं से पूछने लगा। आती है, क्यों नहीं आती, हम सबको याद आती है। रहमा मुस्कुराते हुए कह रही थी। तूर भैया को तो नहीं आती। तैमूर चौंक कर उसे देखने लगा। तुम्हें किसने कहा? अस्का ने घूरा। तूर भाई की कौन सा उनसे बनती थी? दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, फिर वो उन्हें क्यों याद आएंगी भला, है ना तूर भाई? वो मासूमियत से पूछने लगा। तैमूर ने लब सी लिए। फजूल बातें मत किया करो, जाओ जाकर हाथे से चारा चारा ले आओ गाय के लिए। जब ही मानी सुरख और पुरजलाल चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ, सब चौंक कर उसे देखने लगे। क्या हुआ मानी, तू इतने गुस्से में क्यों है? अम्मा ने पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। कुछ नहीं अम्मा, आप बाबू के घर जाओ, उसकी अम्मा की तबीयत खराब है। क्या हुआ साबरा को? अम्मा का दिल जर्द पत्ते की माने लर्जा। क्या होना है? उसने दांत पीसे। जो माएँ अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करती उनके साथ ऐसा ही होता है। इसका फौरन उठकर अंदर चली गई। तैमूर अली उलझन भरी निगाहों से मानी को देख रहा था। ए है, कुछ मुंह से फूट भी हौलाए जा रहा है। दादी को जलाल आ गया। वो बाबू की बहन है ना छन्नो, वो अपने चाचे के पुत्र के साथ भाग गई है। इतला थी या धमाका? सबको सांप सूंघ गया। कब? तुम्हें किसने बताया? तैमूर फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं अभी उनके घर से ही आ रहा हूँ। छन्नो की शादी की तारीख तय की जा रही थी आज मामा नसीर के बेटे के साथ, मगर छन्नो ने मौका ही नहीं दिया। उनके चाचे से तो बातचीत बंद थी उनकी, इसलिए तो भगा कर ले गया दुश्मनी में, वरना उसके ख़ानदान की इज्जत थी। और वो बेगैरत छन्नो, उसका बस नहीं चल रहा था कि छन्नो को गोली से उड़ा दे। रहमा और अस्का भी अफसोस कर रही थी। मैंने बाबू से पहले भी कहा था, नकेल डाल कर रखा कर अपनी बहन को, ऐसी लड़कियों के अंदाज ही अलग होते हैं। क़यामत तो साबरा खाला के घर पर टूटी थी, मगर पूरा गांव उसकी लपेट में आ गया था। खाला साबरा और चाचा हफीज़ के मगमूम, उदास और शर्मसार चेहरे सब को बेटियों की तरफ से मोहतात कर गए थे। रहमा और अस्का भी जैसे अपनी जगह गुनाहगार सी हो गई थी। इत्तबा के लिए ये सब बहुत अजीब था। गुनाह किसी और ने किया और उसकी सज़ा सब क्यों झेल रहे थे? घरों में फैली क़यामत खेज खामोशी और मुहीब सन्नाटे से घबराकर वो खुद से उलझने लगती या फिर रहमा से। इंसान तो सब मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं, हर बच्चा अपनी अलग फितरत रखता है, फिर उन्हें मर्द औरत शहर गांव की कैटेगरी में क्यों बांट दिया जाता है? ना सब मर्द अच्छे या बुरे होते हैं, ना सब औरतें। हाँ, औरतों से कोई ख़ता हो जाए तो वो नाकाबिले माफ़ी मुजरिम ठहरती है। क्यों यहाँ मुनसिफ मर्द होता है? कसूर तो उसके चचा के बेटे का भी था जिसने उसे वर्ग लाया था। फिर सब छन्नों को ही मातूब क्यों ठहराते हैं? वो खुद भी भूल गई कि छन्नों की आमतों से खुद भी पसंद ना थी।
हाँ, ये भी सच है, मगर लड़कियों को बहुत मोहतात होकर जीना पड़ता है क्योंकि उसे तहफ़्फ़ुज़ उसका मर्द ही फ़राहम करता है, औरत नहीं। इसलिए मर्दों को औरत का मुहाफ़िज़ बनाया गया है, मगर जब घर के मुहाफ़िज़ गफ़लत बरतने लगे तो बाहर के लुटेरों को मौका मिल जाता है। भरजाई औरत की इज़्ज़त तो काँच की तरह होती है, एक ज़रा-सी गफ़लत उसे दागदार कर देती है और फिर भले लाख कोशिश कर लो, शीशे से दाग कहाँ जाता है। शहर का मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक गाँव की लड़की की इज़्ज़त पूरे गाँव की इज़्ज़त होती है। भरजाई छन्नो अच्छी थी या बुरी, लेकिन उसने जो गलत कदम उठाया उसका तावान सबको भरना पड़ेगा। रहमा की बातें उसे हैरान कर देती थी। मैट्रिक पास लड़की ऐसी अकल की बातें करती थी कि वो झुंझला जाती। आ गई किताबों की मिरास नहीं होती। भरजाई अगर होती तो पिछले ज़मानों की अनपढ़ जाहिल औरतें अपनी नस्ल को इज्जत से परवान न चढ़ा पाती। वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। शामिर मेरी खाला का बेटा है, हर लिहाज से अच्छा भी है, मगर मेरे अब्बू को पसंद नहीं, तो मैंने भी उसे अपने लिए शजर ममनुआ समझ लिया। क्या खबर उसकी फर्माबरदारी के सिले में मेरा रब मुझे शामिर से भी अच्छा हमसफ़र अनायत कर दे। तुम ठीक कहती हो रहमा, बिल्कुल ठीक कहती हो। इतबा ने बेसाख्ता उसके हाथ थाम लिए। तुम आगे पढ़ना चाहती हो? अगर किस्मत में हुआ तो पढ़ लूँगी। तैमूर शहर से आ गए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ फ़ार्म लाने की। मगर भरजाई उसके कहने से कबल ही वो कमरे की तरफ बढ़ गई। तैमूर, किताबें तो सब मानी के साथ जाकर ले आई हूँ, प्लीज़ कल कॉलेज या बोर्ड से फ़ॉर्म ले आइएगा। किसका फ़ॉर्म? वो हिसाब किताब में मसरूफ़ था। रहमा का। और किसका? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि रहमा के आजकल मैट्रिक की कोई अहमियत नहीं। तैमूर, ना हो, लेकिन जो मैं कह चुका हूँ उसी पर अमल करो। क्यों, आपकी बात पत्थर पर लकीर है क्या? वो तिल मिलाकर बोली, यही समझ लो। मज़ीद दिमाग ख़राब मत करो मेरा, मुझे काम करना है। तैमूर, हर लड़की छन्नो नहीं होती, आप क्यों नहीं समझते? बल्कि पहले तो आपको भी छन्नो भी बहुत सादा और मासूम लगती थी। उसका तंज़िया अंदाज़ तैमूर को सुलगा गया। इत्तबा, मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ मेरे साथ बहस मत किया करो। नहीं करती, लेकिन आप फॉर्म ले आइएगा। फिर वही बात, उसने रजिस्टर टेबल पर पटक दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं जो चाहती हूँ वो आप नहीं चाहते। वो उदास हो गई। सच तैमूर, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे लगता नहीं कि मुझ में और आप में हम आहंगी पैदा हो सकेगी। ना आप मेरा शहरी लड़की होने का कसूर माफ़ करेंगे और ना मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँगी। आपके लिए तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो गूंगी भी हो और बहरी भी, ताकि आपकी गलत बात से भी इनहराफ ना कर सके। अगरचे मैं इस रिश्ते को अपने बाबा की ख्वाहिश जानकर हमेशा बरकरार रखना चाहूँगी, लेकिन तैमूर, आप तो इस रिश्ते में मजबूर नहीं हैं। वो बात को न जाने किस रुख पर ले गई थी। तैमूर हैरानगी से उसे देखता रह गया। और फिर ज़रूरी तो नहीं है कि हमें ज़िंदगी में वही कुछ मिले जिसकी हमें तलब हो। मेरे दिल में क्या है मुझे खुद मालूम नहीं, लेकिन अगर आप इरम से शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये क्या बकवास है? तैमूर उसकी लंतरानियों से जुज़बुज़ होकर रह गया। ये बकवास नहीं, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आप इरम को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। मैं तो गलती से दरमियान में आ गई हूँ। ओह गॉड! अगर बाबा की ज़िंदगी मुझे मौका देती तो मैं आपको इस ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ादी दिला सकती थी, लेकिन अब इत्तबा, तुम जो कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने अनजान मत बने। 2 बल्कि 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कोई फ़ैसला कर लें। वो सरहद से बाहर निकल गई और तैमूर अपनी जगह सुन्न सा बैठा रह गया। उसे खुद एहतसाबी के कटहरे में खड़ा करके वो खुद 2 दिन के लिए चचा की तरफ चली गई थी। वो खुद ही तन्हा सुलगता रहा। उसी रोज़ इरम चली आई। शामिर भी साथ था। इत्तबा की बातों ने उसे झंझोड़ दिया था। मुझे मालूम है आप इरम को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। मैं तो गलती से उसका दिल सुकड़ कर सिमटा था। क्या वाकई उसका दिल यही चाहता था जो उसने कहा था? अंदर एक जामिद सन्नाटा फैला हुआ था। वो बेचैन होकर छत पर चला आया। क्या बात है तैमूर, तुम आज परेशान से लग रहे हो? इरम उसके पीछे चली आई थी। टाइट रेड शलवार कमीज में वो लापरवाही से दुपट्टा बाजू पे डाले उसकी तरफ तशवीश से देख रही थी। वो नजरें चुराकर सामने देखने लगा। क्या मैं इरम को पसंद करता हूँ, इसलिए अभी तक इत्तबा को कबूल नहीं कर सका? वो अंदर ही अंदर उलझ रहा था। मगर फिर इत्तबा से जुदा होने का मरहला मुझे इतना अज़ियतनाक क्यों लग रहा है? मुझे तो ये सोचकर भी तकलीफ हो रही है कि उसने ये बात कही भी क्यों? क्या हुआ तैमूर, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का? प्लीज़ इरम, मैं कुछ देर बिल्कुल तन्हा रहना चाहता हूँ। वो बेजारी से टोक गया था। इत्तबा उसकी बीवी होकर कभी उसकी कुर्बत के लिए बेचैन नहीं होती थी। और ये इरम हूँ। इरम मुँह फैलाकर नीचे चली गई। जब ये तय हुआ कि अब मेरा हर रास्ता तुम तक आएगा तो फिर ये राह फरार क्यों? इस ज़बरदस्ती के बंधन को दिल तो कबूल कर ही चुका है, बस अना हायल थी। और भला मोहब्बत में अना कब होती है? वो मुस्कुराया। मिसेस इत्तबा, तैमूर अली, अब सारी रंजिश भुला देना। दोस्ती के रिश्तों की परवरिश ज़रूरी है। चाहतों की मिट्टी को आरज़ू के पौधों से सींचना भी पड़ता है। रंजिशों की बातों को भूलना भी पड़ता है। एक सही फैसले पर पहुंचकर उसका मन शांत हो गया। भरजाई भाई तो कल ही फॉर्म ले आए थे, मैंने पुर कर दिया है, तस्वीरें भी लगा दी हैं। आप एक नज़र देख लीजिएगा। रहमा ने फॉर्म उसकी तरफ बढ़ाया तो उसे बेहद खुशी हुई।
थैंक गॉड तुम्हारे भाई साहब को मेरी बात तो समझ आई। हमें तो बहुत कुछ समझ आ गया है मैम। चौखट पर हाथ रखे वो शरारत से मुस्कुराया। और भरजाई पता है कल इरम बाजी भी आई थी, उसके समाते चौकन्ना हो गई। फिर पता है क्या हुआ? उन्हें खुसर पुसर करते देख कर तैमूर मोहतात हुआ। रहमा तुम्हें चाय बनाने को कहा था। जी भाई। वो फौरन ही उठ गई। इत्तबा ने कहर भरी निगाहों से तैमूर को देखा, खामोशी से उठकर कमरे में चली आई। चूड़ियाँ उतारकर दराज में रखते उसकी नज़रें मैरून केस में उलझ कर रह गईं। सरस से उसने उठाकर खोला तो बेहद खूबसूरत गोल्ड का लॉकेट था जिस पर IOT कुनंदा था। इत्तबा ने दराज बंद कर दिया। ओह, तो बात यहाँ तक आ पहुँची है। मेरी इजाज़त ने तो दिल में ढेरों गुलाब खिला दिए होंगे। कल इरम साहिबा इसी मकसद से आई होंगी। आंसू उसके गालों को भिगोने लगे थे। इसी लम्हे तैमूर अंदर चला आया। तुम्हारा फ़ोन आया है। मुल्तान से उसने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ओ फरहान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? वो खुशगवार लहजे में कहती बाहर निकली तो तैमूर तिलमिला कर रह गया। ये फरहान से किस खुशी में इतनी हंस हंस कर बातें हो रही थी? उससे मोबाइल लेते हुए वो इस्तफसार कर रहा था। आपको क्या? वो जाने लगी तो उससे हाथ खींच लिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। हर बात का बतंगड़ ना बना लिया करें खामखा। फरहान भाई है मेरा। खाला ने उसके लिए लड़की देखने का कहा था। मैंने रहमा के लिए बात की थी। फरहान उसी बात के लिए मुझे थैंक्स कह रहा था कि मैं बिल्कुल सही नाम बता कर आई हूँ। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। उससे तफसील बताई तो वो नादिम सा हो गया। आई एम सॉरी। किस किस बात के लिए सॉरी करेंगे? दिल तोड़ना, और वो भी सिर्फ मेरा। आदत है आपकी। इतना बदगुमान रहती हो मुझसे। आपका जो अहानत आमेज़ रवैया रहता है मेरे साथ, ये मुझे बदगुमान नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो लड़ने के मूड में थी। तैमूर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तुमसे सॉरी करता हूँ अपने तमाम तर सर्द रवैये और ज़ियादतों की। अरे वाह, क्या मजाक है भाई। सिर्फ एक सॉरी कहने से इन तमाम अज़ियतों का दरमाह हो सकेगा जो आपने मुझे दी हैं? मैं अपनी हर अज़ियत की, हर गलती की तलाफ़ी कर दूंगा। क्या आप होश में तो हैं? वो परेशान हुई। तुम मुझे इतना शर्मिंदा करोगी? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको शर्मिंदा करूँ। शर्मिंदा तो आप करते हैं ना। शहर की लड़की जो हूँ, मुँह फट, बदतमीज़, तालीम याफ्ता होने का घमंड है मुझे। वो आज सारे हिसाब बेबाक करना चाहती थी। उफ, उसने सर थाम लिया। इतने शिकवे, इतनी शिकायतें। फिर उसे सामने बिठाते हुए बोला इत्तबा, तुम्हारी बातों ने मुझे कितना डिसहार्ट किया था उस दिन, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर जान गया हूँ कि लड़की चाहे गांव की हो या शहर की, उसकी तरबियत और परवरिश उसके माहौल के मुताबिक होती है। वरना तुम जैसी मजबूत किरदार, बावफा और मोहब्बत इखलास से गुंदी लड़कियाँ भी होती हैं जो शहर में रहने के बावजूद इतनी ही सादा और बेरया होती हैं। इरम जैसी भी होती हैं, ख़ुद को एक्सपोज करने वाली छन्नों की तरह भी होती हैं, जिसे मैं बहुत मासूम और सादा ख्याल करता था। लेकिन रहमा और अज़का, शगुफ्ता और मायरा जैसी भी होती हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त को अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अजीज़ रखती हैं। अब प्लीज़ मुझे इस बात के लिए तो माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हें जान तो मैं पहले ही गया था, मगर फ़कत अना की कैद में था। चले, आपको एहसास तो हुआ आप रहमा का दाखिला फॉर्म ले आए हैं, इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। वो शहाना अंदाज में बोली। तुम इस घर के हर फर्द की फ़िक्र करती हो, हर किसी से मोहब्बत करती हो, लेकिन मुझसे बात करते वक्त तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आप बात ही ऐसी करते हैं। और रही बात मोहब्बत की, तो इस घर में सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मैं ही अच्छा नहीं हूँ, है ना? ये मैंने कब कहा? वो कहकर पछताई। तो इसका मतलब है अच्छा हूँ? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए? ये लड़की मेरी बीवी भी तो है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया। अब तुम गोलाबारी बंद भी करोगी या मैं तुम्हारे कान पकड़ूं? मेरे कान? वो चिल्लाई। अपने कान पकड़े ना, बल्कि आपको तो मुर्गा बनाना चाहिए। मिसेस, कुछ शर्म करें। आप अपने सरताज से मुखातिब हैं। सरताज? वो हंसने लगी। आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाएं। वो दराज में लॉकेट किस लिए रखा है? तुम तो बनी बनाई हो, मजीद क्या बनाना? उसने चिढ़ाया। इरम के लिए लिया होगा। होगा ना, मुझे पहले ही पता था। तुम्हारी बदगुमानी की कोई हद भी है। तुम्हें किसने कहा कि वो इरम के लिए है? इस पे आई जो लिखा हुआ है। बेवकूफ़ लड़की, आई से इत्तबा भी तो होता है। और कोई गिला शिकवा रह गया है तो वो भी कर लो। मैं रोज़ रोज़ अदालतें नहीं लगाऊंगा। फिल वक्त याद नहीं आ रहा, रात को याद करके बताऊंगी। अभी मैं अम्मा को खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ कि खाला अगले हफ्ते आ रही हैं। वो शरारत से कहकर भाग गई। और वो अरे रुको तो सही कहता ही रह गया। कोई बात नहीं जनाब, कहाँ तक भागेंगी? वो बड़बड़ा कर खिड़की में आ खड़ा हुआ। नीले गगन पर उभरते माहताब को देखकर वो तमाम बीते दिनों की कल्फतें भुलाकर मुस्कुरा दिया। इसके साथ इस खूबसूरत से शॉर्ट नॉवल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये विलेज बेस्ड नावल बहुत पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।